स्वागत है आपका आईएसपीसीएस की दुनिया में। आईएसपीसीएस की दुनिया में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो एडुटेरिया का पहला टेस्ट हुआ है जीएस का, जो मैंने दिया है टेस्ट 1 जीएस। ओके, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या, डीआई पूछा गया और हिस्ट्री पूछा गया। हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे, डीआई को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो लॉन्ग और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए, जो बीपीएससी का भी फॉर्मेट होता है 114 मार्क्स का। ठीक है, ये मेरा ऑफलाइन टेस्ट है। ऑफलाइन इसका आंसर मैं वहीं पर जब मैं टेस्ट देता हूं तो सेंटर हेड ने मुझे परमिट कर रखा है। ठीक है, सो आई गेट द परमिशन एंड आई स्कैन ओपन स्कैन कैमर जो है, कैम स्कैनर क्या बोला जाता है, हाँ, कैम स्कैनर। कैम स्कैनर से मैं उसे स्कैन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ऑफलाइन टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट जिसमें डीआई और हिस्ट्री मिलाकर हम लोगों को मिला था 2 घंटा। टेस्ट स्टार्ट हुआ 9:30 से और ये चला 11:30 तक। चलिए हम लोग रिव्यू करते हैं। अ, पहला सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग जिसमें 5 मिनट देने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, कभी कभी कम भी लग जाता है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैंने टैकल किया जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तब। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को करने के बाद मेरे पास जो भी समय बचा उसमें मैंने ये किया। और डीआई में इस बार आसान था तो ज्यादा वक्त लगा नहीं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, काफी डायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या था, सबसे पहला सवाल था यार कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट आया था 1813 का, इसके प्रोविजंस, चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस किस तरह से इंडिया का सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। प्रोविजंस, सॉरी, प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट 1813 ये किस तरह से इंडिया के सोशल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। रिलीजियस का स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि, मेरा अपना पर्सनली ऐसा मानना है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना चाहिए और बस कोई मेन बात हो तो लिख देना चाहिए और ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसका इंट्रोडक्शन पहले से आपने प्रिपेयर नहीं किया है। तो परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिखने के चक्कर में कहीं टाइम न चला जाए। मैंने क्या लिखा, चार्टर एक्ट 1813 वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ एक्सटेंडिंग लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंडिंग द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल तक बढ़ गया। तो फिर से आप क्या सुनते हो, चार्टर एक्ट फिर 1833 में आता है, ऐसा सुनोगे आप। चलिए, इसके प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था क्या, नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था कि इसके प्रोविजंस कैसे इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। तो मैंने इनके एक दो दो तीन प्रोविजंस की बात कर दी कि भैया ये कंपनी की मोनोपोली जो है ट्रेड में वो खत्म कर देता है, इसका मतलब बाकी कंपनियों को भी मौका मिलता है इंडिया के साथ ट्रेड करने का। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को छूट दी जाती है रिलीजियस एक्टिविटीज में इंगेज करने के लिए। फिर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है। ये प्रोविजंस मैंने ब्रीफली डिस्कस कर दिया सो दैट जब मैं इसका इंपैक्ट दिखाऊं तो थोड़ा बेटर दिखे। हुआ क्या, इसका सोशल इंपैक्ट सबसे पहले मैंने दिखाया, पूछा गया था सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स कैसे इंडिया के इन एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करता है। तो मैंने एजुकेशन को लिया क्योंकि 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए दिया गया इसका मतलब वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत होगी। लिखा तो मैंने सही, लेकिन यार यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, ऑफलाइन का नर्वसनेस या जो भी बोलो, एजुकेशन पर 1 2 3 4 ये इतना करने की जरूरत नहीं थी।
ये सोशल का एंगल पूछ रहा है, तो मुझे एजुकेशन एक तो पॉइंट के बाद दूसरी बात ही करनी चाहिए थी। इसलिए मेरा ये फीडबैक है अपने कॉपी को इवैल्यूएशन करके कि मैंने टू मच एम्फोसिस किया है एजुकेशन पर। अगर आपको मेरी पीडीएफ देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें मतलब ये डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इतना करने की जरूरत नहीं थी। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन काफी था एजुकेशन के लिए, क्योंकि सोशल में एक पॉइंट लिखा एजुकेशन, फिर और भी ये लिख सकते थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न वैल्यूज, इस तरह की बातें। एड सोशल पॉइंट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूथ, वीमेन, वेस्टर्न आइडियाज आए, ये सब लिखना चाहिए था मुझे सोशल सोशल वाले एंगल में। लेकिन मैंने क्या पूरा एजुकेशन पर भर दिया, ये हो गई गड़बड़ी। ये कहीं ना कहीं मामले को खराब कर देता है। इसीलिए मैंने अपना फीडबैक एक दिया कि टू मच एम्फोसिस ऑन एजुकेशन, इतना एम्फोसिस होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सोशल में एक और पॉइंट मैंने लिखा, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन तब तक आंसर डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि यहां पर लिखना चाहिए था यूथ, मॉडर्न वैल्यूज मिलता है, वेस्टर्न आइडियाज का स्प्रेड होता है, ये वाला पॉइंट लिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा ये बोल सकते हो कि इसका पहले से आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, जब इम्पैक्ट उस तरह से स्पेसिफिकली नोट्स में नहीं होता तो आप थोड़ा गड़बड़ करते हैं। तो यही गड़बड़ मैंने किया, ठीक है। तो इसका क्या एक क्रिटिकल फीडबैक है कि एजुकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, वो सोशल पूछ रहा है, तो एजुकेशन सिर्फ एक पॉइंट होगा, इसमें 4-5 पॉइंट करने की जरूरत थी नहीं। चलिए, और मुझे कौन से सोशल पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे? मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूथ, विमेन, वेस्टर्न आइडियाज का फ्लो हुआ, ओके, स्प्रेड हुआ, ये सब लिखना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे इकोनॉमिक इकोनॉमिक में, हाँ देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनियों को भी इंडिया के साथ ट्रेड करने का मौका मिला। तो इकोनॉमिक में क्या, फ्री ट्रेड फॉर अदर कंपनीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया कंटिन्यू, हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ कंटिन्यू रखा गया। इंडिया से बहुत सारा सामान बाहर भेजा जाता था, इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो ये कंटिन्यू हुआ। फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज 1813 से ही स्टार्ट होता है इंडिया में। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब होता क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब बहुत सारी कंपनीज, दुनिया की कंपनीज इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करने लगती है, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये पॉइंट ठीक है, ओके। कमर्शियलाइजेशन हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का, बिल्कुल सही बात है। 1813 में जब बाकी कंपनीज का इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो गया, तो हुआ क्या कि जैसे शुगर केन हो गया, इंडिगो हो गया, इसका ये जो रॉ मटेरियल्स है, ये वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिमांड किए जाने लगे, क्योंकि ट्रेड अब फ्री हो गया था, बाकी कंपनीज को भी मौका मिल गया था। तो इसके चलते कमर्शियलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का। फिर नेग्लेक्ट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, हाँ बिल्कुल, ये इम्पैक्ट तो डायरेक्टली नहीं है, बट मुझे लगा लिख ही देते हैं। मतलब जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन कैपिटलिस्ट की थी, उसको नेग्लेक्ट रखा गया जानबूझ के, ठीक है। रिलीजियस में मैंने लिखा स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय मिशनरीज, ठीक है। फिर मैंने लिखा थ्रेट टू इंडिजिनस रिलीजन्स। अब क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ, तो जो यहाँ के इंडिजिनस रिलीजन्स, उनको थ्रेट हुआ। यहाँ पर मैं ये करना भूल गया, एग्जाम्पल लिखना। मुझे ये लिखना चाहिए था कि ट्राइबल रिवोल्ट जैसे संथाल रिवोल्ट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि इंडिजिनस रिलीजन्स को थ्रेट हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ ये लिखना भूल गया था, ठीक है। चलिए, दूसरा शॉर्ट नोट है, इंडियन नेशनलिज्म के राइज में लिटरेचर का क्या रोल है? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। क्या था? रोल ऑफ लिटरेचर इन राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, सॉरी, इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आप लोगों से मैंने एक बात कही थी कि जो भी आप सब हेडिंग बनाते हैं ना, ये देखिए मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक ठाक सा, मतलब कुछ खास नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सटर्नल एंड इंडिजिनस फैक्टर्स, लिटरेचर played a significant role in its rise and spread, ठीक है,
ठीक ठाक एवरेज इंट्रोडक्शन, वो आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। यहाँ पर मैं वर्ड बाय वर्ड अपने आंसर्स को नहीं पढ़ने वाला, जो मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए, जो मैंने ऑफलाइन टेस्ट में रियल टाइम में जो फील किया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, क्या शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, डिस्कस द रोल ऑफ लिटरेचर इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल मूवमेंट, कुछ भी इस तरह का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो आप जो सब हेडिंग बनाते हैं ना, तो पूरा क्वेश्चन का सेंटेंस ही उठा लीजिए सब हेडिंग में, आंसर में नहीं, सब हेडिंग बनाते वक्त। तो क्या इलुसिडेट करना है, इलुसिडेट रोल ऑफ लिटरेचर इन राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो आप सीधा ये वाला सब हेडिंग उठा लीजिए सीधा क्वेश्चन से। आप अपनी मर्जी से ये मत लिखिए रोल ऑफ लिटरेचर इन इंपैक्टिंग इंडियन नेशनलिज्म, अपने मर्जी से स्मार्ट नहीं बनना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा वो सेंटेंस उठा के यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर लिटरेचर का कैसे कैसे रोल था। कल्चरल प्राइड, देखो वहां पर इस तरह का हम लोगों ने इस तरह का नोट्स प्रिपेयर किया नहीं, तो जो भी आंसर राइटिंग से एक प्रैक्टिस आ जाती है कि आपके दिमाग में पॉइंट्स जनरेट होने लगते हैं, तो वो सब पॉइंट्स जल्दी जल्दी आप करते हैं थोड़ा कीवर्ड टाइप का दिखा के। कल्चरल प्राइड वाज रिस्टोर्ड, और ये कल्चरल प्राइड जब रिस्टोर हुआ तो ब्रिटिशर्स का सिविलाइजिंग मिशन थ्योरी को टैकल करता है। उनका सिविलाइजिंग मिशन क्या था कि भाई तुम लोगों का कल्चर जो इंफीरियर है, हम लोग वेस्टर्न लोग बहुत महान लोग हैं। और ये कल्चरल प्राइड कैसे रिस्टोर हुआ, लिटरेचर से। कैसे, एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक का भगवत गीता, इसमें दिखाया गया कि इंडिया का कितना रिच स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। अपोजिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, फॉर एग्जाम्पल बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा स्वदेशी मूवमेंट के समय। हाईलाइटिंग पीजेंट्स डिस्ट्रेस, इसमें तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती का बुक्स है। फिर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया पीर मोहम्मद मुनीस का आर्टिकल एज दुखी आत्मा। देन इंस्पायरिंग यू टू वॉलंटियर फॉर नेशनल काउज, रामवृक्ष बेनीपुरी, यहाँ बेनीपुर मैंने लिख दिया, रामवृक्ष बेनीपुरी का युवक जर्नल। फिर सोशल इंटीग्रेशन, समाज में यूनिटी के लिए गांधी जी का जर्नल हरिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, आप ये देख रहे हो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ज्यादा, बिकॉज ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कीवर्ड लिखो, थोड़ा समझा दो, अगर समझाते हो तो ठीक है, और एग्जाम्पल लिख दो। एक्सपोजिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी, जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली बुक में उन्होंने किया। स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रेटजीज एंड सैक्रिफाइस, मतलब नेशनलिस्ट स्ट्रेटजीज एंड सैक्रिफाइस का मैसेज स्प्रेड करना। एग्जाम्पल भगवती चरण वोहरा का फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ओके आंसर, इस आंसर में मुझे ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई, 7 पॉइंट भी है, एक ओके इंट्रोडक्शन है, ओके कंक्लूजन है। ऐसे भी सिंस ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इस पर ज्यादा डिस्कशन मैं करना नहीं चाहता। नेक्स्ट था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ब्रीफली एक्सप्लेन गांधी जी के आइडियाज ऑन स्टेट एंड ग्राम स्वराज। तो इसमें एक जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो मैंने कोशिश की स्टेट एंड ग्राम स्वराज के आइडियाज, इनके वैल्यू सिस्टम क्या इंस्पायर्ड था। अहिंसा एंड आत्मशक्ति, आत्मशक्ति का मतलब सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। क्योंकि अहिंसा, क्योंकि वो चाहते थे कि स्टेट भी जो रहे वो हिंसा ना करे, हालांकि उनका अपना एक्सपीरियंस था कि स्टेट बहुत हिंसा करता है। क्यों, क्योंकि उनके समय जो स्टेट था वो ब्रिटिशर्स वाला स्टेट था, ठीक है। चलिए इसमें कमियां क्या थी, पहले इसमें क्या लिखा है मैंने वो देख लेते हैं। गांधी जी ने बोला स्टेट एज नेसेसरी इवल, मतलब जरूरी तो है लेकिन एकदम बकवास चीज है। स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस, हाँ, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश रूल। एथिकल गवर्नेंस शुड लीड स्टेट, मतलब स्टेट को लीड करना चाहिए, बट एकदम एथिकल लोग, अच्छे लीडर्स होने चाहिए। पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप शुड बी फॉलोड बाय स्टेट, यहाँ पर मुझे पूरा लिखना चाहिए था, शुड बी पॉलिसी ऑफ स्टेट। ट्रस्टीशिप आप लोग जानते ही हो, गांधी जी का जो था कि जो रिच क्लास है वो पुअर क्लास के लिए थोड़ा दान देगी, थोड़ा सैक्रिफाइस दिखाएगी। विजन ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, गांधी जी का कहना था जो आइडियल सोसाइटी है उसमें स्टेट की जरूरत नहीं है, आइडियल सोसाइटी वुड बी रन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। विजन ऑफ राम राज्य फॉर स्टेट, ये सब चीजें तो मैंने लिखी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ये पॉइंट सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए था। क्या कि गांधी जी एक फिलोसफिकल अनार्किस्ट थे। अनार्किस्ट का मतलब जो स्टेट में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो उस तरह के अनार्किस्ट नहीं थे, अनार्किस्ट ये लोग भी हैं, जैसे जो
एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी अनार्किस्ट होते हैं, वो स्टेट में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन गांधी जी उस तरह के अनार्किस्ट नहीं थे, वो फिलोसफिकल अनार्किस्ट थे। फिलोसफिकल का मतलब वो उनका सिद्धांत के रूप में मानना था कि समाज सेल्फ हेल्प ग्रुप से चल सकता है, स्टेट की जरूरत नहीं है। और ये भी अगर डाला जाता कि उनकी आइडियाज ऑफ स्टेट कहां से आ रहे हैं तो वो ठीक रहता, जो कि मैंने नहीं डाला। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने अपने नोट्स में भी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के बारे में क्या लिखा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थ्रू ग्राम सभा, वेरी गुड। इकोनॉमिक वेरी गुड, खुद के आंसर को मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, हाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे। इंटीग्रल रिलेशन ऑफ मैन विथ एनवायरमेंट, हाँ, बोलते थे कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट मत करो। आप बोलोगे ग्राम स्वराज में इसे बोले थे? हाँ, बोले थे, ठीक है। गांधी जी के आइडियाज ऐसा नहीं कि ग्राम स्वराज में सिर्फ वो बोल रहे हैं पंचायती राज, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, वो नहीं कर रहे थे, वो ये सारी चीजें कर रहे थे सो दैट विलेज सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने। सेल्फ सफिशिएंट यहां पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, इवन सोशली, सोशल यूनिटी की भी बात करते थे, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की। यहां पर एक पॉइंट छूट गया मुझसे, ये सारी बातें वो अपने हिंद स्वराज में कर रहे थे, तो ये मैं लिख सकता था। और वो इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस की बात करते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे एक मित्र ने बताया कि गांधी जी बोलते थे कि लैंड ऑनरशिप ग्राम सभा के साथ होना चाहिए। ग्राम सभा आप लोग समझते हो, विलेज पार्लियामेंट, उसके साथ लैंड ऑनरशिप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बात उन्होंने हिंद स्वराज में कही है कि ग्राम सभा के पास लैंड ऑनरशिप होनी चाहिए, मतलब लैंड कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए। अगला था सच्चिदानंद सिन्हा जी का रोल बिहार के फॉर्मेशन में। इसमें मेरे पास ज्यादा पॉइंट था नहीं, लेकिन मैंने किसी तरह से मैनेज किया। उन्होंने बिहारी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उन्होंने पटिशन सेंड किया, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बिहार टू बंगाल को हाईलाइट किया, मोबिलाइज को, यूथ को मोबिलाइज किया कि बिहार और बंगाल में कल्चरल डिफरेंसेस है, कोलैबोरेट किया बाकी वॉलंटियर्स के साथ जैसे कि महेश नारायण। फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बाद उन्होंने इस बिहार सेपरेशन मूवमेंट को और भी ज्यादा मोबिलाइज किया। एक पॉइंट जो मैंने नहीं लिखा जो इंपॉर्टेंट था, वो यह है कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में भी 1910 में डिमांड किया था सेपरेट स्टेटस फॉर बिहार, दैट इज सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। चलिए आते हैं लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। इसमें सवाल सीधा साफ साफ यही था शॉर्ट आंसर में कि रीजंस फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं। 10 पॉइंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ठीक ही होता है, हालांकि कुछ कमियां हैं। मैंने पॉइंट्स क्या क्या लिखे जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि पीडीएफ तो आप पढ़ लीजिएगा। वेस्टर्न एजुकेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, रिप्रेसिव मेजर्स जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर, राइज ऑफ प्रेस, इंडियन डायस्पोरा जैसे कि गदर मूवमेंट, इंटरनेशनल फैक्टर्स, न्यू लीडरशिप, इंस्पायरिंग सैक्रिफाइसेस, रूल ऑफ गांधी। ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं। अब दो इंपॉर्टेंट इश्यूज मुझे लगे। मुझे पहली बात तो एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करना चाहिए था। क्या वेस्टर्न एजुकेशन अंडरलाइंड है? लेकिन जैसे ही एग्जांपल आ गया स्वामी विवेकानंद का वेदांत, जलियांवाला बाग मैसेकर, बारदोली सत्याग्रह, देखो यहाँ मैंने गलत लिखा था 1970, एक्चुअली ये 1928 था। मुझे इन एग्जांपल्स को अंडरलाइन करना चाहिए था, ठीक है। गदर पार्टी मूवमेंट अंडरलाइन कर दो, जापान डिफीटेड रशिया इन 1904 अंडरलाइन, एग्जांपल को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है, वो करना चाहिए थे मुझे। और क्या, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपसे कोई जनरल सवाल पूछा जा रहा है ना, जनरल क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्पल्स अगर बिहार के ज्यादा दीजिएगा तो उसका फायदा होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है ट्राई टू साइट बिहार एग्जाम्पल्स, ओके, ये करना चाहिए। बिहार के एग्जाम्पल्स आप ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा तो आपके आंसर को एक एज मिलता है, जो कि मैंने नहीं किया है। चलिए, इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके सामने लिख लेता हूं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट of Mauryan art, also examine the views that Mauryan art
was inspired by foreign influence। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको मॉडर्न आर्ट का ब्रीफ अकाउंट देना है। ऑल्सो एग्जामिन द व्यूज दैट मॉडर्न आर्ट वाज इंस्पायर्ड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंस, कि क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस था मॉडर्न आर्ट पर, था तो कितना था, ये सारी बातें करनी है। ठीक है। मैंने यहाँ पर उपिंदर सिंह जो हिस्टोरियन है, मनमोहन सिंह जी की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, लेट मनमोहन सिंह, उनकी पुत्री भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं, फेमस हिस्टोरियन। तो उनका कोट मैंने यूज कर लिया है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द एम्पायर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिजिनस ट्रेडिशंस, सेटिंग एन इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, मतलब चलेगा। देखो बात यह है कि मॉडर्न आर्ट के बारे में सबको सब कुछ पता है। क्या आपको पता है, मतलब आपको सब कुछ पता ही है। सो ये इंट्रोडक्शन भी ठीक ही है। स्तूपा को मैंने दिखाया है, हालांकि डायग्राम थोड़ा बेटर हो सकता था, तोराना वगैरह ठीक से बनाया जा सकता था। पैलेसेस को मैंने दिखाया, ये पैलेस का डायग्राम बेटर हो सकता था। ओके, पैलेस का डायग्राम थोड़ा इस तरह का है, थोड़ा इस तरह का है। ठीक है। और ये पैलेस का डायग्राम ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रुइंस ऑफ कुमरार पैलेस है। रुइंस का मतलब अब कुछ बचा नहीं है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बची नहीं, बस थोड़ा बहुत टूटा टूटा वगैरह है, टूटा फूटा है, वही है पैलेस में। ठीक है। पिलर्स में वो सारे पॉइंट्स आपको क्या इसके साथ डिस्कस करना है, आपको सब पता ही होगा। कुछ भी आपको अगर कंटेंट कंटेंट पर देखना है तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो पीडीएफ रखा हुआ है। ओके। केव्स में भी वही सारी बातें, स्कल्पचर्स में भी वही सारी बातें, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। दूसरा जो पक्ष था सवाल का, वो ये था कि दिखाना था कि मॉडर्न आर्ट इंस्पायर्ड है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है ये सब, लेकिन मैंने गड़बड़ी क्या की है, मैंने गड़बड़ी ये की, इसको स्ट्रक्चर में ठीक से नहीं कर पाया। यहां पर स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर। जब आपको दिखाना है ना कि स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर, जब आपको दिखाना है ना कि हाँ भाई फॉरेन इन्फ्लुएंस था, तो मैंने जो किया वो पिलर बता रहा हूं कि पिलर मॉडर्न पिलर पर्शियन पिलर की तरह है। फिर पिलर्स पर जो बेल लोटस है वो ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखाता है। फिर पैलेस जो है वो पर्शियन पैलेसेस की तरह ही है। थोड़ा बेटर तरीका हो सकता था, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं इससे थोड़ा कैसे ये बेटर स्ट्रक्चर किया जा सकता था। देखिए बेटर स्ट्रक्चर किया जा सकता था, पर्शियन पिलर्स, पर्शियन पिलर्स। फिर यहां पर दिखाया जा सकता था एग्जाम्पल के रूप में अशोकन पिलर्स। ओके। दूसरा ग्रीक लोटस यहां पर दिखाया जा सकता था एट बेस ऑफ अशोकन पिलर्स। तीसरा पर्शियन पैलेस हॉल्स दिखाया जा सकता था कि व्हाट, ये क्या दिखाया जा सकता था, रुक जाओ। हाँ पर्शियन, ये दिखाया जा सकता था कुमरार पैलेस एट पटना। मतलब थोड़ा पॉइंट बढ़िया से बना के मैंने भी वही लिखा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगा कि अगर थोड़ा रेगुलर टाइप का होता तो वो ज्यादा बेटर होता। ठीक है। और क्या ये पूरी तरह से सिर्फ कॉपी ही था फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन आर्ट का, तो वो मैंने लिखा, लेकिन वहां पर भी मुझे पॉइंट फॉर्म में लिखने का मन था, लेकिन मैंने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी देखो क्या होता है दोस्त, हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमको पॉइंट दे। अब पिलर के अंदर वो सोचेगा कि अच्छा एक पिलर का पॉइंट है तो उसको चलो एक पिलर के लिए मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से, आप साइकोलॉजी समझो, अगर हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि पर्शियन पिलर अशोकन पिलर सिमिलैरिटी, दूसरा दूसरा ग्रीक इन्फ्लुएंस बिल शेप्ड बेस, इस तरह अगर पॉइंट वाइज दो तीन चार दिखाते तो वो ज्यादा अपीलिंग लगता है इसको। ये अपीलिंग नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पिलर्स में हम मॉडर्न पिलर्स
दो पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं, अब इसका हमको फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा तब मिलता जब हम इसको पृथक कर देते, अलग अलग कर देते, तो कम से कम 3 पॉइंट बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से कॉपीड ही था, क्योंकि कुछ फर्क है। जैसे कि फर्क क्या है, हमारे जो अशोकन पिलर्स हैं वो स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसी बिगर आर्किटेक्चर के पार्ट नहीं है। और पर्शियन पिलर्स स्टैंड अलोन नहीं थे। हमारे जो अशोकन पिलर्स है ज्यादा पॉलिश्ड है, ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस है। उनका जो है वो उतना पॉलिश सरफेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे और उनके आर्किटेक्चर पे अंतर है। ये सारी चीजें मैंने लिखी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई शुड हैव रिटन मोर, ओके। फिर उसको हिस्ट्री, इसके कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा, राष्ट्रपति भवन एट दिल्ली, विधानसभा एट पटना, ये सब मॉडर्न आर्ट से इंस्पायर्ड है। बाकी जो भी आपको बड़ाई करनी है कि बहुत बढ़िया आर्ट है, ग्रेट आर्ट है, इट इज मॉडिफाइड टू सूट आवर सेंसिटिविटीज एंड डाइवर्सिटी, मॉडरेट आर्ट है, लिबरल आर्ट है। उसके साथ अगर आप करंट का कुछ जोड़ देते हैं तो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, थोड़ा मजेदार हो जाता है, ठीक है। ये था मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग आंसर में। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लिख के दिखाते हैं। नहीं ये नहीं, कैसे लिखे, चलिए लिखते हैं आपके सामने, नीचे लिखते हैं आपके सामने क्वेश्चन। ब्रिटिश imperialist policies sparked a series of powerful peasant revolts in India. इलेबोरेट, इस बात को इलेबोरेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, इलेबोरेट इस स्टेटमेंट को करना है, प्लस ब्रीफली डिस्कस, briefly discuss the major peasant revolts in बिहार। सवाल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सवाल क्या है, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज स्पार्क्ड अ सीरीज ऑफ पावरफुल पेजेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया। इलेबरेट, इस बात को इलेबरेट करना है। क्या इलेबरेट करना है कि ब्रिटिश का जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज है वो स्पार्क करता है बहुत सारे प्रेजेंट रिवोल्ट्स को। और उसके बाद सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस द मेजर पेजेंट रिवोल्ट्स इन बिहार, सिर्फ बिहार के पेजेंट रिवोल्ट्स के बारे में बता देना है। पहला पेजेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया के बारे में बताना है, और कैसे ब्रिटिश का इंपीरियलिस्ट पॉलिसी उसको स्पार्क करता है। तो जैसा क्वेश्चन बोले उसी के हिसाब से चलना। तो मेरा प्रेमचंद का गोदान सवा शेर गेहूं पॉइंटेंटली, मतलब बहुत ही इमोशनली दिखाता है कि कैसे peasants were in distress in British India. It was the result of socio-economic disruptions in agriculture caused by British imperialist policy with the objective of drain of wealth. फिर मैंने यहाँ पर मैप दिखा दिया जो पेजेंट रिवोल्ट्स ब्रिटिश इंडिया में हुए उनका, ठीक है। दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस रख दिया, ये ठीक नहीं लगता है मुझे। यहीं से कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए था। 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, ये ब्लैंक स्पेस डज नॉट लुक गुड, ओके, बैड इंप्रेशन। चलिए अब मेरा पुराना फॉर्मूला देखिए, सब हेडिंग बनाना है। सब हेडिंग कैसे बनाइएगा, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी स्पार्क्ड अ सीरीज ऑफ पावरफुल पेजेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया, एलिब्रेट। एकदम इसी स्टेटमेंट को उठा के सब हेडिंग बनाइए, वही मैंने किया है। ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी स्पार्किंग अ सीरीज ऑफ पावरफुल पेजेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया। कभी भी आप अपनी मर्जी से मत करिएगा रीजंस, कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पर रीजंस, इंपैक्ट आप क्यों कर रहे हैं, जो पूछ आपको बोला गया इलेबरेट, तो बस इसको इलेबरेट करिए। अगर लिखा रहता है डिस्कस द कॉजेज, तो यहाँ पर कॉजेज लिख देते हैं, कॉजेज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, causes by British imperial policy sparking a series of powerful peasant revolts in India। यहां पर क्वेश्चन में है ब्रिटिश imperialist policy sparked a series of powerful peasant revolts in India, elaborate। तो सीधा उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लिख जाइए और यहाँ सब हेडिंग में डाल दीजिए। क्यों ऐसा करिए, बिकॉज इससे एग्जामिनर को लगता अच्छा
स्टूडेंट एकदम क्वेश्चन का सेंटेंस को रख दिया, मतलब एकदम वो ट्रैक पर है। तो मतलब इसका कॉपी हम केयरलेसली भी चेक कर सकते हैं, मतलब इसका कॉपी को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका है ऊपर ऊपर ही सारा पॉइंट है, तो उसको मार्क्स देने में आसान होगा। ठीक है, बेसिकली जो ये सेशन हम करते हैं ना आप लोगों के साथ, कंटेंट डिस्कस करने के लिए नहीं करते, हम कुछ चीजों को डिस्कस करने के लिए करते हैं कि ऑफलाइन, ये तो ऑफलाइन टेस्ट था, या ऑनलाइन टेस्ट में क्या साइकोलॉजी होती है। कभी कभी हम लोग इतना भाषण देते हैं टीचर्स वगैरह की ऐसे लिखना चाहिए ऐसे लिखना चाहिए, तो उसी साइकोलॉजी में जाकर देखना चाहिए कि क्या सचमुच जो टीचर इतना भाषण दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना, वो हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सेशन का इंपॉर्टेंस ये है, साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनी की साइकोलॉजी, जो परीक्षा दे रहा है उसकी साइकोलॉजी में घुसना जरूरी है, एग्जामिनी साइकोलॉजी। और दूसरा, कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है आंसर। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है, कंटेंट आपको दिखाना नहीं, कंटेंट तो टेलीग्राम पर डाल ही देते हैं यार, और ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कंटेंट लिखने वाले। तो कैसे ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज जिम्मेदार हैं, तो एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम सब लोग लिखेंगे, एग्जांपल लिख दो थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा दिखा भी दो। ठीक है, हाई रेंट्स पेड बाय पेजेंट्स, रूरल डिस्ट्रेस, तो पाबना रिवोल्ट हो गया बंगाल में। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इससे फार्म प्रोडक्टिविटी लूज कर गई और उससे लैंड रेंट पे करने में प्रॉब्लम हुआ, बारदोली सत्याग्रह। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि इंडिगो फार्मिंग, एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह। इनफॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, हाँ देखो, डक्कन रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि सारे जो किसान थे बेचारे कर्ज में चले गए थे, वहां महाजन्स और जो मनी लेंडर्स है उनकी वजह से। तो ये भी किसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट था किसका, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का ही रिजल्ट था। क्यों, क्योंकि वो इतना लैंड रेंट लेते थे कि उसको चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, और उसी के चलते डक्कन राइट्स भी हुआ। फोर्स टैक्स कलेक्शन, हाँ जबरदस्ती का टैक्स कलेक्ट करते थे, नेट टैक्स कलेक्ट होने पर पुलिस का लाठीचार्ज भी करते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था, ये पाबना रिवोल्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये भी एक कारण है, क्योंकि रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, फिर उससे कैश क्रॉपिंग को बढ़ावा मिला, फिर फूड प्रोडक्शन का डिक्लाइन हुआ, फैमिन्स आए इंडिया में, एग्जांपल बंगाल फैमिन। तो ये सब पेशेंट्स को परेशान करने वाले मेजर्स थे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में। ओके, अब मेजर पेशेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया, इसमें मैंने किसान सभा की बात की है, चंपारण सत्याग्रह की बात की है, स्वामी विद्यानंद की मूवमेंट की बात की है, और ओके ये सारी बातें की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया, बख्श मूवमेंट। बख्श मूवमेंट किस लिए हुआ था, बख्श मूवमेंट हुआ था कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको उनके लैंड से भगा दिया गया था, बटेदार जिसको बोलते हैं, तो वो बोलते थे कि हम लोगों को हमारा लैंड वापस दे दो। इस मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे वो थे स्वामी सच्चानंद सरस्वती, राहुल संस्कृति आयान, यदुनंदन शर्मा, तो उनकी बात भी की जा सकती है, बट कंटेंट के रूप में इतना ही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में और भी क्या चाहते हैं, इन जो ये जो टेस्ट डिस्कशन होता है उसमें आप क्या चाहते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर कंटेंट डिस्कस नहीं करता कि मैंने कितना अच्छा या कितना खराब लिखा है, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ एग्जामिनी की साइकोलॉजी, जो एग्जाम दे रहा है उसका मेंटल स्टेट क्या है, क्योंकि जो हम लोगों को सजेशन मिलता है ये कर दो वो कर दो, वो असली एग्जाम में हो नहीं पाता है। दूसरा, आपको दिखाना कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है, सब हेडिंग वगैरह कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा, रियल टाइम में आंसर लिखना और घर पर मॉडल आंसर बनाना कितना फर्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही था, आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर है, सो कीप ऑन सपोर्टिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।